जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे रॉबिन्स के उस सिद्धांत का जिसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है, और इस परिभाषा की हम आलोचनात्मक व्याख्या भी करेंगे। हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र की जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं में एक परिभाषा रॉबिन्स की भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उसकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। उन परिभाषाओं के साथ साथ उनके इस सिद्धांत की भी हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। अर्थशास्त्र का धन संबंधी संकुचित परिभाषा एवं लोक कल्याणकारी जैसे नीति प्रधान परिभाषाओं के बाद, चूंकि अर्थशास्त्र की बहुत तरह की परिभाषाएं आई, कुछ लोगों ने लोक कल्याणकारी बतलाया, कुछ लोगों ने संकुचित परिभाषाएं दी, लेकिन इन परिभाषाओं के बाद प्रोफेसर एल रॉबिन्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और इस किताब में अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को एक नवीन एवं व्यापक दृष्टिकोण दिया। रॉबिन्स की यह पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हुई और इस पुस्तक के अध्ययन से अर्थशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण मिला, व्यापक दृष्टिकोण मिला, और उस दृष्टिकोण में उन्होंने बताया कि नैतिक आदर्शों को अर्थशास्त्र की परिधि से बाहर रखना चाहिए। जब आप व्यापार क्षेत्र में जाते हैं, आर्थिक क्षेत्र में जाते हैं, व्यापारिक जीवन में जाते हैं, या अर्थोपार्जन के उद्देश्य से जीवन में कहीं जुड़ते हैं, और वहाँ अगर आप नैतिक परिधि में बंधे हुए हैं, तो आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं और उसके अध्ययन का लाभ से भी आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने नैतिक परिधि से बाहर रखा और सच्चाई को आत्मसात किया, यथार्थवाद को महत्व दिया, सच को महत्व दिया कि सच क्या है। प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में उन्होंने डिफाइन किया, कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का, कैसे, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहारों का अध्ययन साध्यों एवं सीमित साधनों के बीच करता है। साध्यों एवं सीमित साधनों के बीच करता है, जिनके वैकल्पिक उपयोग भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और हमारे पास जो साधन है उसके भी वैकल्पिक उपयोग के विकल्प खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं। हम चाहें तो हम अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेस का एक्स कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के बजाय वाई कमोडिटी को प्रोडक्ट करने में इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए हम फ्री हैं। ये रिसोर्सेस हम अपनी इच्छा के अनुरूप उसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा वर्णनात्मक न होकर विश्लेषणात्मक है, जिनके कुछ पहलू हैं। जैसा मैंने कहा कि उनकी प्रमुख परिभाषाओं में एक परिभाषा यह भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उसकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो विश्लेषणात्मक किस दृष्टि से है, उसके प्रमुख पहलू क्या हैं? उन्होंने कहा कि वांट्स आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई परिधि नहीं है। संपूर्ण जीवन काल में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अनंत आवश्यकताओं की जरूरत होती है। मीन्स आर स्कार्स, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वह सीमित हैं। वांट्स आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, लेकिन जो वांट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जितनी सारी आवश्यकताएं हैं, उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति
करने की आवश्यकता एक ही समय में नहीं है। जीवन के कालखंड में ड्यूरिंग होल लाइफ डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट्स आते हैं, नेसेसिटीज आते हैं, लेकिन उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आवश्यकता तत्क्षण या एट द सेम टाइम नहीं है। उसकी आवश्यकता की तीव्रता अलग अलग होती है। कुछ आवश्यकताएं अभी आपके लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, कुछ आवश्यकताएं 2-4 महीने बाद आएगी, कुछ 2-4 साल बाद आएगी, कुछ 10 साल बाद आएगी, कुछ 20 साल बाद आएगी। अर्थात ये अलग अलग होती है और उसकी तीव्रता अलग अलग होती है। अलग अलग समयों में उसकी मांग की जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं। चौथा, उन्होंने कहा कि मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं या हो सकता है, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कौन से वस्तु के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगाएंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति आखिर क्या चाहता है, हम अपने इनकम को, हम अपने रिसोर्सेस को, हम अपने प्रोडक्शन को हाउ टू इंक्रीज, कैसे बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। और उस उद्देश्य के लिए आप साधनों का वैकल्पिक यूज भी कर सकते हैं, रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है। इस प्रकार आवश्यकताएं और उसकी तीव्रता, यानी जीवन में आवश्यकताएं बहुत है और उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। यानी एक ही समय में सबकी आवश्यकता नहीं है, अलग अलग समयों में अलग अलग आवश्यकताएं आपके जीवन में आती है। और दूसरी तरफ क्या है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन सीमित हैं एवं उनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि सीमित साधन जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं को अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार लगाया जाए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो अनंत हैं और उन सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग के माध्यम से हम या मनुष्य के जीवन में आने वाली जो अनंत आवश्यकताएं हैं उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है, किस प्रकार उन संसाधनों को लगाया जाए जिनकी तीव्रता में भी भिन्नता है। अतः यहाँ चयन की समस्या पैदा होती है। जब बहुत सारी आवश्यकताएं आपके जीवन में होती है और उनको पूर्ति करने के लिए रिसोर्सेस अर्थात साधन आपके पास सीमित होते हैं, तो वैसी स्थिति में आपके सामने चयन की समस्या आती है, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम। और जिससे रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहा है, कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में चॉइस की समस्या है, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम है और यह अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि व्हेन टाइम एंड एनर्जी फॉर अचीविंग ends are limited and capable of being distinguished in order of importance, then the behavior necessarily assumes the form of choice। अर्थात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साध्यों को, यानी आपके पास जो जब साध्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध समय एवं साधन अल्प हो, कम हो तथा साध्यों को महत्व के अनुरूप क्रम में रखा जा सकता हो, तो मानवीय व्यवहार का रूप अनिवार्यतः चयन से संबंधित होगा, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर चॉइस करता है कि हमको क्या करना चाहिए, किसकी पूर्ति पहले करनी चाहिए और किसकी बाद में करनी चाहिए। यह हर व्यक्ति का बिहेवियर में शामिल होता है। रॉबिन्स के विचारानुसार एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, न कि नीति निर्धारण करना। अर्थशास्त्री का यह कार्य है कि वह बता दे कि एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दूसरी आवश्यकता का परित्याग करना होगा। ये व्यवहारिक जीवन की सत्यता है। जब भी हम
किसी एक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं तो दूसरी आवश्यकता का परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि साधन सीमित है, इसलिए आपको परित्याग करना पड़ेगा। आपके पास अगर साधनों की पर्याप्तता होती तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन आपके पास साधन पर्याप्त नहीं है और साधन सीमित होने के कारण उन्होंने भी कहा कि योर इकोनॉमिस्ट इज ट्रेजेडियन। अर्थशास्त्री नीति का निर्धारण नहीं करते। अर्थशास्त्रियों का काम नीति का निर्धारण करना नहीं है, यह काम लोकतंत्र में संसद का है और राजतंत्र में राजा का हुआ करता है। हमारा काम नीति का निर्धारण करना नहीं है, हमको इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। प्रोफेसर रॉबिन्सकी ने मार्शल की तरह भौतिक एवं अभौतिक साधन तथा आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया के बीच अंतर नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की क्रिया जहां आवश्यकताओं की तुलना में सीमित साधन है, जो आवश्यकता या जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, मानव कल्याण से अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। किसी क्रिया से लोक कल्याण में वृद्धि होती है अथवा कमी। हम जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं से लोक कल्याण के कार्य में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उससे अर्थशास्त्र को कोई मतलब नहीं है। यह निर्णय लेना अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है, बल्कि यह नीति शास्त्र का विषय वस्तु है। अतः कहते हैं इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन इंड्स। अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। धन संबंधी परिभाषा एवं लोक कल्याणकारी जो परिभाषा दी गई है उनके द्वारा, उसमें लोक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में ज़्यादा व्यापक समझ रखने वाली परिभाषा है। इसमें आदर्श कम और यथार्थ ज़्यादा है। रॉबिन्स के सिद्धांत की खासियत क्या है? इसमें सच्चाई को अधिक महत्व दिया गया है और आदर्श को कम महत्व दिया गया है। इनकी परिभाषा काफ़ी सराहनीय है और कई लोगों ने इसको, कई अर्थशास्त्रियों ने भी, एरिक रॉल ने, विगस्टीड ने, स्टिगलर ने आदि ने इनकी परिभाषा की काफ़ी सराहना भी की, रॉबिन्स की परिभाषा की। कहा कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस ऑफ द मैनर इन विच लिमिटेड रिसोर्सेस with the alternative use are disposed of. It the activities it is the problem of husbandry of resources. Economics studies the activity of husbandry. आर्थिक समस्या चयन की अनिवार्यता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे लिए चयन की अनिवार्यता है और चयन की अनिवार्यता से इस बात का सीधा प्रमाण मिलता है कि आर्थिक समस्या अगर नहीं होती तो चयन की बात नहीं होती। चयन का प्रॉब्लम कब है? जब आर्थिक समस्या है, और आर्थिक समस्या आएगी तो चयन का विषय आएगा, क्योंकि अगर साधन पर्याप्त होते तो चयन का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अल्प साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, या समस्या साधनों की मितव्ययतापूर्ण उपयोग की है, कि आप अपने कम से कम साधन को कैसे उपयोग करें ताकि आपकी अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और अर्थशास्त्र मितव्ययिता के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है ताकि हम किस प्रकार से अपने कम खर्च में, कम व्यय में, मिनिमम खर्च पर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बेनिफिट यर्न कर सकते हैं। लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों
जैसे फ्रेजर, बेबरिज, बारबारा उटन, डार्विन, पिगू आदि ने इनकी परिभाषा की कटु आलोचना की है। सैद्धांतिक महत्व के बावजूद भी, रॉबिन्स के सिद्धांत के काफ़ी महत्व होने के बावजूद भी स्टिगलर ने, बेबरिज ने, बारबारा उटन ने, फ्रेजर ने इनकी परिभाषा की कटु आलोचना की है। उपरोक्त अर्थशास्त्रियों के आधार पर रॉबिन्स की परिभाषा की अनेक आलोचनाएं दी जा सकती है। मॉरिस डॉब ने कहा कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को इतना विस्तृत कर दिया है कि अर्थशास्त्र एवं अन्य शास्त्रों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इतनी व्यापकता प्रदान की है रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को साध्यों के बीच तटस्थ माना। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। इस संबंध में बारबारा बूटन ने क्या कहा? उन्होंने भी आलोचना की। क्या आलोचना की बारबारा बूटन ने? उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वे अपने विवेचन से अर्थशास्त्र के आदर्श का पूर्ण अपहरण करें। एरिक रोल ने, जो इनके विचारों से काफ़ी अंश तक सहमत भी हैं, कहते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहना न तो उचित है और न ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव। यह उचित नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह संभव नहीं है। तीसरा आलोचना है कि अर्थशास्त्र को एक यथार्थवादी विज्ञान या पॉजिटिव साइंस बना दिया है। किसने बना दिया? रॉबिन्स ने बना दिया। पर इसके संबंध में क्या आलोचना है? इस संबंध में कहना है कि मानव कल्याण से अर्थशास्त्र को अलग नहीं किया जा सकता है। बारबारा बूटन ने क्या कहा? बारबारा बूटन के शब्दों में, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इकोनॉमिस्ट टू डाइवर्ट देयर डिस्कशंस completely of all normative significance। इस प्रकार अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को, जिसको रॉबिन्स ने बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में विकसित किया, डेवलप किया, और उसकी व्यापकता के कारण अर्थशास्त्र को बहुत बल भी मिला। हम सब भी यह समझते हैं कि ये व्यवहारिक जीवन की सत्यता से जुड़ी हुई बातें हैं और अर्थशास्त्र जीवन के हर पल व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए इनकी इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा की भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है, जिसको हम लोगों ने सुना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।